नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि बिहार एसएससी और एसआई से संबंधित जो प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है, जिसमें टोटल 40 वीडियो आने वाली है, उन 40 में से आज आप ये 15वीं वीडियो वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 14 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे होंगे। जिन भाई बंधुओं को एग्जाम देना है, इस सीरीज को शुरू से अंत तक जरूर फॉलो करें। रही बात बिहार एसआई की 17 दिसंबर को एग्जाम है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि तब तक मैं 50% से अधिक वीडियो कवर करा दिया हो चुकूंगा, है ना भाई। मतलब कम से कम 20-22 क्लास तो हो गई रही होगी आपको 16 तारीख तक, है ना। तो अगर आपने मात्र ये 50% क्लास देख के भी एसआई के एग्जाम में बैठते हैं, तो गारंटी रखिए 80% क्वेश्चन मैं आपको बनवा के दूंगा और अपने इसी क्लास से मिलवा के दूंगा। ये मेरी गारंटी है भाई। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास, है ना, पहले प्रश्नों के साथ। पहला जो हमारा प्रश्न है, प्रमुख संस्थान और उनके स्थापना वर्ष में किसका मिलान गलत है। अब जो ये मैंने आपको 80% कहा है, तो कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि मैं इनका पीडीएफ ले लिया हूं इस सीरीज की, तो मैं पीडीएफ पढ़ के जाऊंगा तो सर जैसे कहें मिल जाएगा। तो मैं कोई जादूगर नहीं हूं। देखिए, मैं ये सीरीज में जो पढ़ाता हूं, पीडीएफ के अलावा बहुत सारे ऐसे चीज है जो मैं मौखिक रूप से जैसे जैसे मुझे याद आता जाता है मैं आपसे शेयर करता जाता हूं। मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, जितना मुझे आता है आपको बताना चाहता हूं। तो पीडीएफ तो अपनी जगह रिवीजन के लिए है, लेकिन वीडियो जरूर देखा कीजिए शुरू से अंत तक, है ना। एक क्वेश्चन से कई जो है क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। इससे क्या होती है, आप लिंक कर पाते हैं, याद रखने में सहूलियत होती है और आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है। तो इन चीजों से वंचित न रहे, निवेदन है। चलिए, पहला जो प्रश्न है, प्रमुख संस्थान और उनके स्थापना वर्ष में मिलान गलत किसका है। आपको चुनना है कि किसका मिलान गलत कर दिया गया है। पहला जो ऑप्शन है, भारतीय ओलंपिक संघ 1927। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में ही मानी जाती है और इसके संस्थापकों में सर दोराबजी टाटा का नाम प्रमुख है। दोराबजी टाटा को इनके स्थापना का श्रेय दिया जाता है और दोराबजी टाटा इनके फर्स्ट अध्यक्ष थे भारतीय ओलंपिक संघ में। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा मैडम है, ठीक है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। पीटी उषा को इंडिया में उड़न परी, गोल्डन गर्ल, है ना, इसके अलावा जो है गोल्डन गर्ल, उड़न परी और आपका पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। तो ये तीन चीज आपने पीटी उषा के बारे में जाना। दोराबजी टाटा ओलंपिक संघ की जो है संस्थापकों में थे। कब होती है, 1927 में। मतलब पहला ऑप्शन एकदम सही है। देखिए, टाटा से नाम आया है, तो एक टिस्को आपसे पूछा जाता है कि टिस्को की स्थापना कब करी गई थी, तो बताइएगा 1907 में। इसके अलावा बीसीसीआई का गठन 1928 में लिखा है। अपने जगह एकदम सही है। बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष भी आपसे हाल फिलहाल पूछा गया है, तो बताइएगा ग्रांट गोवन, है ना। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई, तो रोजर बिनी है। रोजर बिनी जो है ये बीसीसीआई में वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग, ये इसकी स्थापना 1992 में, है ना, हुआ था। वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा मैडम है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चौथा ऑप्शन जो है, यानी तीन तो सही निकल गए, तो स्पष्ट है कि चौथा गलत मैच किया गया है। विश्व में पहली लोकपाल का गठन ये 1998 मैच कर दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। विश्व में पहली बार लोकपाल का गठन 1809 ईस्वी में स्वीडन में करा गया था। स्वीडन की राजधानी कहां है, आप लोगों से डिमांड करूंगा कि इसकी राजधानी बताइएगा। चूंकि आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे मुद्रा और राजधानी फिक्स रहता है, ठीक है मेरे भाई। तो स्वीडन की राजधानी बताएंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। स्वीडन के राजधानी में नोबेल सेक्टर के 5 प्राइज की वितरण की जाती है। शांति के नोबेल प्राइज छोड़ के वो नॉर्वे में किया जाता है, ओस्लो में, ठीक है मेरे भाई। दीजिएगा जवाब। तो भैया, लोकपाल की जो पहली बार व्यवस्था की गई 1809 में स्वीडन के अंदर किया गया था। यहाँ पे 1998 से मैच किया गया है, जो बिल्कुल गलत है और आपको गलत ही चुनना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो रहा है, ठीक है। इनके अलावा ये जो लोकपाल होते हैं, इनका क्या काम होता है। सबसे पहले जैसे आप केंद्र में प्रेसिडेंट को और राज्य में गवर्नर को जानते हैं ना, कि भाई जो काम केंद्र में प्रेसिडेंट करते हैं वही काम राज्य में गवर्नर करते हैं। उसी प्रकार से केंद्र में जो काम लोकपाल करते हैं वही काम राज्य में लोकायुक्त करते हैं। कौन करते हैं, लोकायुक्त। लोकायुक्त का संधि विच्छेद करेंगे तो लोक जोड़ आयुक्त होगा। आयुक्त आप जानते हैं, है ना। तो भाई लोकायुक्त राज्य में और लोकपाल होता है केंद्र
क्षेत्र में, ठीक है। सबसे पहले ये बात, इनका क्या काम है कि यह सरकारी जो जन सेवक है, जो सरकारी कर्मचारी है, चाहे कोई भी ओहदा पे हो, तो उनके खिलाफ अगर शिकायत होती है, कोई मामला दर्ज होता है, तो उसके जांच पड़ताल में ये भी अहम योगदान निभाते हैं और जो भी मुनासिब होता है फैसला देते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा भारत में लोकपाल की चर्चा सबसे पहले 1960 ईस्वी में के.एम. मुंशी और अशोक कुमार सेन के द्वारा किया गया था, लेकिन इस पे कई बार विधेयक पेश किया गया। उसमें से सबसे पहली बार विधेयक 1968 में पेश किया गया, है ना, लेकिन किसी कारणवश पास नहीं हो पाया और फिर 3-4 बार और पेश किए गए, लेकिन जो आखिरी जो निर्णायक सिद्ध हुआ 2013 में एक अधिनियम जो है पेश किया गया और 2013 में मंजूरी मिल गई थी, दिसंबर माह था, ठीक है। और इसमें मंजूरी मिलने के बाद भी लगभग 5 साल के बाद यानी 2019 में इंडिया में पहली बार लोकपाल का गठन हुआ और प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष बना था, ठीक है मेरे भाई। और ये क्वेश्चन 2020 में जो एग्जाम हुआ था आपका दरोगा का, मेरे ख्याल से 24 दिसंबर को एग्जाम था और उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि भारत का प्रथम लोकपाल कौन है। तो मैं आपको आज लोकपाल वाली बॉडी को समझा रहा हूं कि ये क्या होता है, कहां से स्टार्टअप हुआ, इंडिया में किस किस कड़ी पे चढ़ के इनकी स्थापना हुई, ठीक है मेरे भाई। आप बीपीएससी तक लिख सकते हैं अगर आप आराम से मेरी बातों को सुनेंगे। इनके अलावा 50% एससी एसटी और महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण रखा गया है। आपसे कल होके कोई पूछे कि जो लोकपाल है इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो आप कहेंगे 1+8। अब 8 में भी 2 भाग है, ठीक है। एगो न्यायिक भाग होता है, तो न्यायिक भाग से 50% आएंगे, मतलब 4 न्यायिक भाग से आएंगे, एगो अध्यक्ष होते हैं और 4 गो अन्य होते हैं, मतलब टोटल 9 गो सदस्य होते हैं लोकपाल के अंदर, ठीक है। इधर प्रथम लोकपाल का जो है नाम लिखा गया है पिनाकी चंद्र घोष, है ना। इनके अलावा लोकपाल की नियुक्ति कौन करते हैं दादा, तो राष्ट्रपति करते हैं। और इनका कार्यकाल की बात करेंगे तो 5 साल होता है या 70 साल के उम्र तक होता है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि 5 साल या 65 साल क्या होता है, 5 साल या 70 साल क्या होता है। कि अगर मान लीजिए आज आपका नाम रमन है और आज आपने इंडिया का लोकपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है ना, और आपका जो है आज एज हो रहा है ना 69 साल, तो आपकी 1 साल के बाद जो है पद आपका चला जाएगा क्योंकि आप 70 के हो जाओगे। इसके अलावा कुछ सुरक्षाओं के साथ प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में लिया गया है। लेकिन भाई जब आम जनता, आम सरकारी कर्मचारी पे सेम जांच और प्रधानमंत्री पर भी सेम जांच होगी तो गरिमा का ह्रास न हो, इसीलिए इनमें कुछ सुरक्षा बरती गई है। सुरक्षा कैसी बरती गई है, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री पे कोई लांछन लगता है तो इसकी जांच तो ये करेगा, लेकिन अगर जांच सिद्ध नहीं होती है तो पब्लिसाइज नहीं करेगा, यानी बाहरी दुनिया को नहीं बताएगा। अगर जांच सिद्ध हो जाती है तब जो है पब्लिसाइज किया जाएगा। तो ये कुछ सुरक्षा मैनर बरते गए हैं। इनके अलावा राज्य में लोकपाल के समकक्ष कौन होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको, लोकायुक्त होता है। पहली बार लोकायुक्त की नियुक्ति महाराष्ट्र में की गई थी, ठीक है। अब राज्य की बात है तो राज्य के अलग अलग होंगे, है ना, और केंद्र में एक ही होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट एक है और इंडिया में 25 हाई कोर्ट है मेरे भाई। चलते हैं आगे। तो पहले स्लाइड से आपको अगर मजा आया हो तो लाइक जरूर करें मेरे भाई और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इसके अलावा निम्नलिखित में से भारत सरकार के द्वारा चलाया गया विभिन्न कार्य हेतु ऑपरेशन तथा उनसे संबंधित कार्य के बीच कौन सा एक गलत है। मैं हमेशा ज्यादा गलत वाला ही लूंगा क्योंकि इससे मैं ज्यादा आपको दे सकता हूं। अगर मैं सीधे सीधे सही वाला लूंगा तो एक ऑप्शन में खत्म हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने हेतु अभियान ऑपरेशन विजय चलाया गया था क्या? एकदम चलाया गया था। आप जानते हैं कि 1961 में गोवा, दमन एवं दीव ये सब जो है एक राज्य बना था, ठीक है मेरे भाई। तो 1961 में गोवा को पुर्तगाली के चंगुल से आजाद कराया गया था और ये मुक्ति के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। इसीलिए 1498 में जो वास्को डी गामा भारत आया था ये भी एक पुर्तगीज थे और 1961 में जो गोवा को छोड़ के गया ये भी पुर्तगीज थे। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले भारत पुर्तगाली आया और सबसे बाद में गया, है ना। हालांकि भारत को बहुत सारे विदेशियों ने जो है अपने अपने तरीके से यहाँ शोषण किया। इसमें सबसे ज्यादा टिकाऊ कौन रहा? पुर्तगाली। और सबसे ज्यादा शोषण कौन किया? अंग्रेज। इसके अलावा
तो पहला ऑप्शन सही हो रहा है मेरे भाई। अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को भारत लाने का अभियान। जैसे कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में जो है काया पलट ही हो गई, एक तरीके से सरकार ही डम हो गई और वहां नए सिरे से सरकार जो है चलाया गया, भले भी किसी मैनर से, है ना। तो वहां पर जो भारतीय थे उनको सकुशल लाने के लिए जो मुहिम चलाया गया उसका नाम ऑपरेशन देवी शक्ति था। यह भी सही है। स्वतंत्रता के बाद देसी जो रियासत था जैसे हैदराबाद का निजाम वगैरह, तो उनको मिलाने की जो जिम्मेवारी है वो मैक्सिमम जिम्मेवारी जो है, सबसे ज्यादा भार जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधे पे दिया गया था। तो जो हैदराबाद राज्य को मिलाए जाने के लिए मुहिम चलाया गया तो उसका नाम क्या दिया गया था, तो उसका नाम ऑपरेशन प्रहार था क्या, ऑपरेशन प्रहार था क्या। तो ये अभी मैं रखता हूं थोड़ा, है ना। इसके अलावा म्यांमार में मोचा तूफान के भारत राहत कार्यक्रम ऑपरेशन करुणा। तो ऑपरेशन करुणा अभी हाल फिलहाल की बात है, करंट सेक्शन की बात है। जो मोचा तूफान आया था तो म्यांमार में ये चलाया गया, तो ये एकदम सही है। लेकिन जो ऑपरेशन प्रहार है ये बिल्कुल गलत है। जो हैदराबाद को देश में मिलाने के लिए चलाया गया था वो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। पोलो टी शर्ट पे लिखा रहता है पोलो, ठीक है भाई, ऑपरेशन पोलो होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो रहा है। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद में निजाम को भारतीय राज्य में मिलाने हेतु ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, यहाँ कहीं ना कहीं लिखा हुआ था। इसके अलावा ऑपरेशन गंगा ये क्या है भाई, और यूक्रेन और रूस की जब युद्ध हो रही थी तो वहां पे जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उनको सकुशल लाने के लिए भारत सरकार का चलाया गया अभियान। इसके अलावा ऑपरेशन दोस्त, सीरिया और तुर्की में जो भूकंप आया था उनमें बड़ा जान माल की क्षति हुई, तो भारत के तरफ से जो सहायता कार्यक्रम पेश किया गया उसका नाम ऑपरेशन दोस्त था। अगस्त क्रांति से नाम आप समझ रहे हैं किसे कहा जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति कहा जाता है। यह 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक से MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा चला गया था। मैंने आपसे बताया है कि भाई अच्छे अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस लिए चलाया गया था, तो आप कहोगे मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बहन, क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ये क्रिप्स मिशन कब आया था भैया, 1942 में, और ये वही क्रिप्स है ना, जो 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आता है तो उनमें एक सदस्य के रूप में आते हैं अलेक्जेंडर स्टोपर्ट क्रिप्स, और आपका एक कौन था, अलेक्जेंडर स्टोपर्ट क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये 3 सदस्य में वो क्रिप्स भी था। तो ये सब थोड़ा चेन बना के सोचेंगे तो आपके लिए इजी हो जाता है, और आप सिर्फ PDF पढ़ेंगे तो यही सब चीजों से वंचित रह जाएंगे। मैं दोनों को बैलेंस बना के लिखा है, अगर मैं PDF में ये बात तो सबको भी लिख दूं, ठीक है भाई, तो आप बोरियत ना फील करो, इसीलिए मैं इनको लिंक करके आपको बताते जाता हूं कि पास्ट में अगर आपने पढ़ा है तो आपको जो है ताजा भी हो जाए और अगला क्वेश्चन तक भी आप इसी के माध्यम से पहुंच जाओ। यही एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है पढ़ाई की मतलब बढ़िया तरीका है, सिस्टमेटिक तरीका है। इसके अलावा ये हो गया। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार, अच्छा, जो भारत छोड़ो आंदोलन में था ना, तो जो ज्यादा प्रमुख नेता था उनको गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम ऑपरेशन जीरो आवर या ऑपरेशन शून्यकाल दिया, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर या ऑपरेशन शून्यकाल दिया था। ये अंग्रेजों के स्कीम थे। इनके अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये अमृतसर में हरमिंदर परिसर में, हरमंदर जो है ना, हरमंदर साहब जानते हैं मंदिर है ना, जो सिख धर्म के हैं, तो उनके आसपास जो आपका आतंकवादी छुप गया था उनको हटाने खदेड़ने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ऑपरेशन ऑल आउट, कश्मीर क्षेत्र या फिर इंडिया के अन्य क्षेत्रों से जो आतंकवादियों की खात्मा के लिए चलाया गया था, यह ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था। इसके अलावा 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे सम्मानित किया गया। देखिए जिस प्रकार से अपने पास खेल में 3 पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार और आपका जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और आपका जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार, उसी प्रकार से साहित्य में भी 3 मेजर पुरस्कार है इंडिया में। कौन कौन सा, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके अलावा बहुत बड़ा है तो नोबेल पुरस्कार, ये तो इंटरनेशनल लेवल का है, हम राष्ट्रीय लेवल की बात करते हैं मेरे भाई। तो जिस प्रकार से आप 3 खेल में याद रखते हो उसी प्रकार से 3 आप जो है साहित्य में जरूर याद रखो। मैं सबका एक्सप्लेन कर देता हूं, वीडियो लेंदी हो जाए, जो बच्चे लास्ट तक टिके रहेंगे वही भाई इसका फल चख पाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो जो 32वीं सरस्वती सम्मान है ये शिव शंकरी को
को मिला है तमिल पुस्तक सूर्य बासम के लिए मिला है। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और व्यास सम्मान की भी शुरुआत 1991 में होती है, सेम ऑर्गेनाइजेशन के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है मेरे भाई, तो दोनों का सेम ईस्वी है। व्यास सम्मान जो लेटेस्ट वाला मिला है ये आपका 32वां क्रम का है, ये मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को उपन्यास पागल खाना के लिए। ठीक है, और जो सरस्वती सम्मान है शिव शंकरी को किसके लिए? तमिल लेखन सूर्य बासम के लिए। बच गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ 57वां नंबर का लेटेस्ट है। ठीक है, ये मिला है आपका दामोदर मौजे को। इससे पहले वाला मिला था नीलमणि फूकन को, यानी 56वां अगर बात करेगा तो नीलमणि फूकन को मिला था। 57वां दामोदर मौजे को मिला है। इस पुरस्कार की शुरुआत की बात करेंगे तो 61 में होता है, लेकिन पहली बार पुरस्कार वितरण 1965 में होता है और पहला विजेता जयशंकर कुरूप था। ठीक है, तो ये तीनों साहित्यिक पुरस्कार हो गए। अब मैं आपको बात बताता हूं, ये जो 3 खेल वाला पुरस्कार हमने कहा इस पे जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी, है ना। अर्जुन पुरस्कार जो है इस साल के लिए यानी 2022 के लिए 23 में दिया गया, तो 2022 के लिए 25 जने को दिया गया है। जने मतलब खिलाड़ी भैया यहाँ पे। इसके अलावा जो आपका मेजर ध्यानचंद है ये 2022 के लिए एक सिंगल पर्सन टेबल टेनिस स्टार शरद कमल को दिया गया है ना। और द्रोणाचार्य पुरस्कार इसकी शुरुआत 1985 से होती है और ये सिर्फ कोच को दिया जाता है और 2022 के लिए 7 को दिया गया है, जो 4+3 के रेशियो में है, 4 साधारण कैडर में और 3 लाइफ टाइम अचीवमेंट में। इसके अलावा साहित्य की बात हो रही तो साहित्य की नोबेल पुरस्कार 2023 जॉन फस्से को दिया गया है। आपके सामने जॉन फस्से महाराज यहाँ पे दिख रहे हैं। शांति का दिया गया नरगिस मोहम्मदी को और अर्थशास्त्र में क्लॉडिया गोल्डन मतलब सोना होता है, तो अर्थशास्त्र मतलब पैसा वाला, तो क्लॉडिया को दिया गया, अमेरिका के हैं, है ना। इनके अलावा मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को जाना जाता है। मराठा साम्राज्य के खाली संस्थापक कहेंगे तो शिवाजी और सेकेंड संस्थापक बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में। इसके अलावा शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा कोंडव देव। कौन थे भैया? दादा कोंडव देव राजनीतिक गुरु है। और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो रामदास। देखिए आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल वाला, पूजा पाठ वाला गुरु रामदास समर्थ, है ना। और कोंडव देव थे आपका राजनीतिक गुरु। इनके अलावा शिवाजी को औरंगजेब ने कहां पर कैद करके रखा था? ये VVI पॉइंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बताइएगा। ये जयपुर भवन में शिवाजी और संभाजी को कैद करके औरंगजेब ने रखा था, लेकिन कैद कहां से किए थे? तो आगरा से किए थे, इनवाइट करके। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा प्रसिद्ध पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था 1665 ईस्वी में। क्या? पुरंदर की संधि। इनके अलावा शिवाजी के काल में टैक्स लिया जाता था, इनका नाम था चौथ और सरदेशमुखी। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मराठों के द्वारा किस प्रकार के टैक्स लिए जाते थे? तो आप कहोगे चौथ और सरदेशमुखी। ये क्या था भाई? टैक्स था। इनके अलावा पानीपत के जो तृतीय लड़ाई होती है सबसे पहले ये 1761 में होती है। किसके किसके बीच होती है? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होती है। परिणाम क्या होता है? अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है। तो इस युद्ध में मराठों के तरफ से जो सेनापति था ना, ये कौन था? सदाशिव राव भाऊ। और उस समय का पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। ठीक है मेरे भाई। पेशवा आप समझते हैं क्या होता था? मराठों काल में सर्वोच्च पद होता था, लाइक प्रधानमंत्री, है ना। आपने बाजीराव मस्तानी जरूर देखा होगा, दीपिका पादुकोण वाला। इसके अलावा किसी सामान्य वस्तु की मांग में गिरावट या तेजी उपभोक्ता की आय के ... होता है तो सीधा समानुपाती होता है। ठीक है भाई। पैसा जैसे आपके पास ज्यादा आने लगेगा ना, तो आप जो है जो चीज एक रोटी खा रहे थे तो आप 1.5 गो खाना स्टार्ट करोगे, है ना। तो आय में जैसे ही बढ़ोतरी होगा वैसे ही आपका डिमांड भी बढ़ने लगता है। तो यही ना, ये भाई मतलब ह्यूमन नहीं, प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है कि कितना भी दे दो संतोष नहीं होगा। तो ये यहीं से निकलता है ना। सब चीज नेचर के तरफ से ही है भाई, कोई चीज इधर का नहीं है। हम लोग इसमें छेड़छाड़ करके उसका वो कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, है ना। वो बताया गया ना कि किसी को कितना भी हो जाए संतोष नहीं होता है। कोई अगर एक क्लास ऑफिसर बन गया तो सोचता है मैं मिनिस्टर बन जाता मेरे भाई, है ना। तो उसी प्रकार से अगर आपको आय बढ़ता है तो आपके जो है खर्च भी बढ़ता है, यानी डिमांड भी बढ़ता है, किसी चीज की मांग भी बढ़ती है। तो ये समानुपाती रिलेशन हुआ।
हुआ आय में, उपभोक्ता के आय बढ़ने और किसी चीज की मांग में। ठीक है, सामान्य वस्तु से तात्पर्य ऐसी वस्तु से होती है जिस पर मांग का नियम जो है एप्लीकेबल होता है। मांग का नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु की, है ना, कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है, तो इसे सामान्य वस्तु कहते हैं। और सामान्य वस्तु से उपभोक्ता के आय का कैसा संबंध है, तो सीधा संबंध है, समानुपाती का संबंध है। मांग और पूर्ति का नियम किसने दिया था, तो अल्फ्रेड मार्शल बाबा ने दिया था। इनके अलावा गिफन वस्तु, मैंने इसको पहले भी सीजीएल प्रैक्टिस सेट जब मैं करवा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि गिफिन वस्तु क्या होता है। गिफिन वस्तु ऐसा वस्तु होता है जिस पर मांग के नियम का असर नहीं पड़ता है और यूं कहे तो ये मांग के नियम के विपरीत चलता है। जैसे चावल गेहूं मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर इसका भाव बढ़ने लगेगा ना तो आदमी ये नहीं सोचेगा कि नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अगर इसके बिना रह नहीं सकते। इंडिया के लिहाज से बात कर रहा हूं मेरे भाई, है ना, कि भाई खाना का मुख्य आधार है, तो बिना खाना खाए आदमी कैसे रह सकता है, तो मांग बढ़ने से भी लोग खरीदेगा ही खरीदेगा। ठीक है, तो ये इसको गिफन वस्तु में आप रख सकते हैं, हालांकि ये पूर्णतः गिफन वस्तु नहीं है। ठीक है मेरे भाई, उदाहरण के लिए समझाया। इसके अलावा नए फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। कैसी बाजार में, है ना, एक सेकेंड, नए फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। थोड़ा बच्चे लोग हल्ला कर रहे, भैया मैन ना करना। ये नए फर्मे को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। कैसी में, तो एकाधिकार में। अब ये एकाधिकार क्या होता है और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में आपको समझा रखा है। एकाधिकार में जो है उत्पादक कम होते हैं, एक या बहुत कम होते हैं और खरीदने वाले बहुत सारे, और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बेचने वाले या फिर उत्पादन करने वाले बहुत सारे फर्म होते हैं और खरीदने वाले कम होते हैं, तो इसे पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में खरीदने वाले आप कम नहीं भी कह सकते हैं, यानी बेचने वाले भी ज्यादा और खरीदने वाले भी ज्यादा, उसे पूर्ण प्रतियोगिता कह सकते हैं, कंपटीशन हाई रहता है। इसके अलावा एकाधिकार बाजार हमेशा क्रेता के हित में होता है। ये मैं बार बार जोर डाल रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, खास करके राज्य सरकार के एग्जाम में। और जो आपका पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता है ये हमेशा क्रेता के हित में होता है, खरीदने वाले के हित में होता है। मैंने उदाहरण दिया था कि 15 जगह टमाटर बिक रहा है और आपको टमाटर लेना है, तो हो सकता है कि उसका मूल्य स्थिर रहे, सब जगह मूल्य एक जैसा हो, तो आपके हित में है। और एक को टमाटर वाला है, 50 आदमी लेने वाला है, तो क्या करेगा, 5 रुपए की चीज 15 रुपए किलो बेचना स्टार्ट करेगा, तो ये विक्रेता के हित में हो गया, क्योंकि बेचने वाले को लाभ हो रहा है। इसके अलावा वन की प्रकृति तथा उनसे संबंधित क्षेत्र का सही मिलान कीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मानसूनी वन, मैनग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये आपको कहां पे मिलेगा, तो ये इस ऑप्शन में शिलांग, भूमध्य रेखीय शिवालिक, तो ये शिलांग में ही मिलेगा। ये सही मैच किया है, हाँ सही मैच किया है भाई। इसके अलावा मानसूनी वन, ये मानसूनी वन कैसा होता है, मानसूनी वन कैसा होता है ना, तो मानसूनी वन आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश में ही मिलेगा, एकदम सही लिखा है। उष्णकटिबंधीय, एक सेकेंड, यहाँ पे मानसूनी वन आपका जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेश में नहीं मिलेगा, रुकिए। इसके अलावा मैनग्रोव वन आते हैं, मैनग्रोव वन पश्चिम बंगाल में आते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ये आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है, तो यहाँ पे मानसूनी वन शिवालिक में होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से मैच होगा। यहाँ पे आंसर कुछ गलत लिखा है, ठीक है मेरे भाई, ये आंसर को थोड़ा माइंड ना करो, जैसा मैंने आपको मैच करा है वैसा सोचो। ठीक है, मैं सबका रीजन भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए मैं आपको कभी टीचर के भाव से पढ़ाता ही नहीं, मैं जो फील किया हूँ वो सब आप ना फील करो, इतने दुख दर्द ना झेलो, इसीलिए वैसा क्वेश्चन लेके आता हूँ कि पढ़ो और आपको काम आए डायरेक्ट, पैरासीटामोल है ये सब। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे वन की प्रकृति तथा उनसे संबंधित क्षेत्र में मिलान कर दिया मैंने, तो ये जो आंसर बनेगा ऐसा बनेगा कुछ, ए का 1 बनेगा, बी का आपका 3 बनेगा, सी का आपका 4 बनेगा और डी का आपका 2 बनेगा। इस प्रकार से ये आंसर लिखिएगा, मैं इसको करेक्ट करके दूंगा, है ना। अब आइए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जहां पर औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक सालाना होती है उसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। यह हमेशा हरा भरा दिखता है, इसमें एक जैसी घटना एक समय पर सभी पेड़ के साथ नहीं होता है। बताया था, कोई फल दे रहा है, कोई फूल दे रहा है, कोई पत्ता गिरा रहा है, कोई नया पत्ता ला रहा है, इसीलिए हर वक्त हरा भरा दिखता है, कभी सूना सूना नहीं दिखता है। जबकि इसके विपरीत जो पतझड़ी वन होते हैं उसमें क्या होता है कि एक फिक्स टाइम है साल में कि पत्ता उसी महीने में गिरेंगे
गिरेंगे और नवीन पत्ता इसी महीने में आएंगे। तो जब पत्ता गिरता है ना तो सूना सूना दिखता है, उसे पतझड़ी वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या होता है कि ये मान लीजिए आपका पृथ्वी है और ये आपका भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर है ना। इक्वेटर मतलब पृथ्वी के बीचों बीच वाला रेखा, भू माने पृथ्वी या मध्य मतलब बीच वाला, इक्वेटर कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसके जो आसपास का क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन देखने को मिलेगा, है ना। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अगर आप इसको रूप देंगे तो 23.5 डिग्री इधर कर दीजिए और 23.5 डिग्री साउथ कर दीजिए, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच वाला एरिया है ये वाला, तो यहाँ पे आपको जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलेगा। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में लगभग सालों भर वर्षा होती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस है उसका एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, ठीक है। इसके अलावा मैनग्रोव वन कैसा वन होता है, तो यह एक दलदली वाली वन होती है। बताया था कि इसका जो अधिकांश पेड़ पौधे के जड़ होते हैं ना, हमेशा पानी में डूबे रहते हैं, है ना, मैनग्रोव वन। और ये नमकीन भी होते हैं और ये आपका जहां जहां समुद्र का तट है वहां पे ज्यादा होगा। और इस बजट में आपको निर्मला सीतारमन ने एक मिष्टी योजना को इंट्रोड्यूस किया, जो किससे संबंधित है, मिष्टी योजना। तो मिष्टी योजना मिष्ठान से संबंधित नहीं है मेरे भाई, मैनग्रोव वाली वन लगाने से संबंधित है, ठीक है। और दुनिया में दुनिया नहीं, भारत में सबसे बड़ी मैनग्रोव जो है ये आपका पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र में ही है। और सुंदरबन डेल्टा अपने आप में दुनिया में सबसे बड़ी डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत के अधिकांश भूभाग पे कैसा वन है मेरे भाई, पतझड़ी वन है। इसका साधारण उदाहरण कौन सा पेड़ होगा, शीशम का पेड़ होगा। इसके अलावा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है, सार्वजनिक स्थलों पर फ्री वाईफाई सुविधा मुहैया कराना, ये वाणी योजना को जो है मतलब प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा इस योजना की शुरुआत 2020 में करा गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में गोरखपुर से किया गया था, है ना। किसान को आर्थिक मदद मिलती है 6,000 की। स्वनिधि समृद्धि योजना 2022 में करा गया था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 में करा गया था। इसमें भी छोटा मोटा लोन मिल जाते हैं ठेला वाले जो विक्रेता होते हैं, जो फुटपाथ पे बिजनेस करते हैं। इनके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लेटेस्ट है। 17 सितंबर 2023 मोदी जी अपने जन्मदिन पर विश्वकर्मा फैमिली को गिफ्ट दिया। जो कारीगर होते हैं इनको लोन मिलेगा कम ब्याज दर पे, ताकि अच्छे औजार वगैरह लेके जो है अपना जीवन यापन, अपने रोजगार को बढ़ा सके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2023 में चलाया गया था। एक गरीबों की कल्याण के लिए अन्नपूर्णा योजना 2000 में चलाया गया था। तो ये कुछ एक योजना। किस हड़प्पा कालीन भारतीय स्थल से मिट्टी के बने हुए पात्र प्राप्त हुए थे, तो कालीबंगा से। मिट्टी के बने हुए पात्र आपको कालीबंगा से भी प्राप्त हुए थे। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, जो भारतीय राज्य राजस्थान में स्थित है और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज थापर और अमलानंद घोष ने किया था। इन दोनों का नाम ध्यान रखेंगे। तो ये पहले वाले बिंदु से आपने 4 चीज कालीबंगा के बारे में जाना है। इसके अलावा हड़प्पा की खोज कौन किया था, तो दयाराम साहनी जी ने किया था। इसके बाद होती है मोहनजोदारो की खोज। मोहनजोदारो की खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदारो के ऊपर पिक्चर बन चुका है ऋतिक रोशन का, और पूजा हेंगरे नाम है ना, पूजा हेंगरे की पाखी हेंगरे ऐसे ही कुछ नाम है, हीरोइन है। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है भैया मोहनजोदारो को। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। यह हड़प्पा सभ्यता में जो है लार्जेस्ट आपका सिटी था, या सिटी कहिए या स्थल कहिए, ये सबसे बड़ा था, है ना। इनके अलावा यह सिंधु नदी के किनारे है, जैसा कि उस पिक्चर में भी दिखाया गया है, और सिंधु मां पर एक गीत भी बनाई गई है। इसके अलावा हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा 3 भागों में विभक्त होती है, जबकि अन्य हड़प्पा कालीन स्थल मात्र 2 भागों में विभक्त हुआ करता था। इसको एक मिडिल पार्ट वाला और एक सबसे निचला भाग वाला और एक गढ़ में बांट दिया गया। किसको, धौलावीरा को। हड़प्पा कालीन नियोजित शहरी सभ्यता थी और मकान पक्के ईंट के बना हुआ करता था। जल निकासी के लिए ड्रेनेज की व्यवस्था थी, नाला की। इसके अलावा हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा को 2021 में रंगप्पा मंदिर के साथ यूनेस्को में शामिल किया गया था, और इस प्रकार यूनेस्को में जगह पाने वाला प्रथम जो यूनेस्को हड़प्पा कालीन साइट बना धौलावीरा। धौलावीरा भारत में हड़प्पा कालीन स्थलों में दूसरी सबसे बड़ी स्थल है राखी गढ़ी के बाद। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा राखी गढ़ी है, 2 नंबर पे धौलावीरा है, ठीक है। और धौलावीरा में आपको प्लेग्राउंड का साक्ष्य भी मिला है, ध्यान रखेंगे। हड़प्पा कालीन जो है व्यापार किस पर निर्भर था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित हुआ करता था, कि तुम मुझे चावल दो मैं तुम्हें जो है गेहूं दूंगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, इसे वस्तु विनिमय कहते हैं, कि आप मुझे आम दो मैं आपको जो है कटहल दूंगा। इसके अलावा
हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सर्वप्रथम मतलब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कपास की खेती सबसे पहले किसने किया। चूंकि हम भारत में रहते हैं और भारत में जो है हड़प्पा कालीन से काफी लगाव है, तो हम हड़प्पा का निवासी मार देते हैं आंसर, और सही होता है। इसके अलावा हड़प्पा काल में किसी भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं होता है। मृतकों को जलाने और दफनाने दोनों की व्यवस्था की गई थी। लिपि कैसा था, तो भाव चित्रात्मक चित्र अंकन था, जो अब तक पढ़ा नहीं गया है। हड़प्पा कालीन प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुरकोतदा। लोथल आपके गुजरात में है, सुरकोतदा आपके पाकिस्तान में है। इनके अलावा भारत में कुछ हड़प्पा कालीन स्थल है, जैसे दैमाबाद है, महाराष्ट्र में है, यह हड़प्पा कालीन सबसे दक्षिणी स्थल है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, पूर्वी स्थल है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। धौलावीरा आपका कहां पे हो जाएगा, गुजरात में। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में, और लोथल आपका गुजरात में। तो ये सब कुछ हड़प्पा कालीन स्थल है। अगला है आसियान की स्थापना कब हुई थी। 8 अगस्त 1967 को हुई थी। आसियान में वर्तमान में 10+1 देश है। अंतिम देश तिमोर लेस्टे है, जो आपके करंट अफेयर में काम आएगा। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा अगर आपको पूछे कि तिमोर लेस्टे को किस बैठक में जगह मिला, तो नॉन पेम में। ठीक है, नॉन पेम कंबोडिया। इसके अलावा जो ये म्यांमार है, इसमें जो 10 गो देश है पहले, इसके बाद तिमोर लेस्टे का नाम ले लीजिएगा, तो म्यांमार, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई। ये 10 गो गोल चक्कर हो गया होगा। इसके अलावा ये जो बड़का नीला वाला आप देश देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, ये सब भैया इंडोनेशिया है। अगर आप सिंगापुर समझ रहे हैं इस नीला वाले को, तो गलत समझ रहे हैं। सिंगापुर ये वाला है, ये लाल वाला। अब इसीलिए जो इंडोनेशिया है, इसे द्वीपों का समूह वाला देश कहा जाता है। द्वीपों का समूह वाला देश कहा जाता है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीपीय समूह वाला देश इंडोनेशिया है ना। एक बिंदु ये वाला दिख रहा है ना, ये बिंदु, तो मतलब एगो ये आइलैंड है। तो इंडोनेशिया में कई आइलैंड को अब तक गिना भी नहीं गया है। इसके अलावा आसियान का फुल फॉर्म की बात करेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इंडिया के लिहाज से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन आसियान का देश है। इसके अलावा आसियान का मुख्यालय कहाँ होता है, हेडक्वार्टर जाकार्ता में होता है। जाकार्ता कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की एगो नई राजधानी भी है, नूसंतारा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, नूसंतारा। देखिए पड़ोसी देश का मैक्सिमम राजधानी बदल गया है, ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया का नूसंतारा, श्रीलंका का जयवर्धनेपुरा कोट्टा, जयवर्धनेपुरा कोट्टा है ना। इसके अलावा बर्मा का नेपिता बर्मा का। इसके अलावा और कौन सा बदला मेरे भाई, ये तो बदल ही गए। इसके अलावा जो है आपका बर्मा, श्रीलंका, हाँ इतना फिलहाल याद रखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा इसके वर्तमान कितने देश हैं, 11 देश हैं। अंतिम सदस्य देश कौन था, लिस्टो तिमोर लेस्टे है ना। सार्क की स्थापना इसी प्रकार की संस्था है, लेकिन इसमें हम भी जुड़े हुए हैं। 1985 में हुआ था। ये काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें 8 सदस्य देश हैं, है ना। इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, इस प्रकार से, है ना। 8 सदस्य हैं आपके किसमें, जो है सार्क में। इसके अलावा नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। इसकी मुख्यालय कहाँ है, बुसरेल्स में है। नाटो के वर्तमान सदस्य कितने हैं, 31, और अंतिम सदस्य जो बना था ये है फिनलैंड। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा यूएनए की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। अगर आपसे कहे कि सेकेंड विश्व युद्ध का वरदान क्या है, तो आप कहिएगा ये जो है सबसे बड़ा तोहफा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा जो अभी मुझे आप लोग कमेंट करना कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान जो है महासचिव कौन है। इसके अलावा इनके मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में 193 देश है, और अंतिम देश दक्षिणी सूडान है। इनके अलावा नेम गुट निरपेक्ष आंदोलन, इनके प्रथम बैठक जो है सम्मेलन, ये आपका 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, है ना। इसके अलावा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय, तो ये आपका नीरज चोपड़ा साहब हैं। प्रथम भारतीय हैं जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए भाला फेंक के अंदर गोल्ड जीता है। और 2023 वाला जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रहा है ये कहाँ पे, तो हंगरी में हो रहा है। हंगरी की राजधानी कहाँ पे है, तो बुडापेस्ट है ना। और भारत को 21 गोल्डे मिला, 21 गो पदके मिला, 18वां स्थान मिला है यहाँ पर। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाले या बाली, ये प्रथम है आपका अंजू बेबी जॉर्ज, महिला है, जो लॉन्ग जंप के अंदर पेरिस में पहली बार, वो ईस्वी हुआ करता था 2003, तो वहां पे जो है पहली बार भारत के लिए कांस्य पदक जीता था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। इससे पहले भारत को मिले ही नहीं था। इसके अलावा
ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण अभिनव बिंद्रा जीते 2008 में, मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ व्यक्तिगत रूप से रजत जीते 2004 में, कांस्य पदक केडी जाधव 1952 में, कर्णव मलेश्वरी और सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक प्रथम महिला। तो ये ओलंपिक के रिकॉर्ड है प्रथम वाला व्यक्तिगत रूप से। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हुआ है थाईलैंड जो है बैकांक में, यहाँ पे भारत को 27 पदक मिला है और तीसरा स्थान मिला है। ये ध्यान रखेंगे, ये एशियाई वाला है और जो प्रश्न था बेसिक वो मेन वाला था। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा एशियन गेम 2022-23 में चीन में संपन्न हुआ, यहाँ पे भारत को 107 पदक, चौथा स्थान मिला है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भारत में हुआ है, विजेता ऑस्ट्रेलिया, छठा बार उपविजेता भारत। बिहार के मुंगेर में विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय 1963 में किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? स्वामी सत्यानंद के द्वारा। हाल में ही लॉस एंजलिस के अंदर भी जो है योग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना, लॉस एंजलिस के अंदर। इसके अलावा प्रतिवर्ष योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष योग दिवस। पहली बार योग दिवस कब मनाया गया? VVI पॉइंट है ना मेरे भाई, तो ये 2015 में मनाया गया था। ठीक है, ये विश्व स्तर पे मनाया जाता है योग दिवस, ये नहीं कि खाली इंडिया मनाया जाता है। इसके अलावा 2023 का जो योगा दिवस यानी 21 जून 2023 का जो थीम रखा गया था, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, है ना, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योगा, है ना। इसके अलावा योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। एगो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक भी पूछता है कपिल मुनि, तो ये दोनों भी याद रखिएगा। मैं आपको बताया हूं भाई, एक जैसे क्वेश्चन एक जगह रखूंगा, जो मिलता जुलता टर्म से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन पाते हो, जो एग्जाम में आने के चांस होते हो, वहीं पे आप देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद, पहले भी बताया हूं, 1929 में, और यही स्वामी सहजानंद 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन NG रंगा के साथ लखनऊ में किए थे। इनके अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है, बताया था, और विश्व वाला 15 मार्च को। 23 जनवरी को राष्ट्रीय किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे, ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के रहे हैं। 26 दिसंबर को बीरबाल दिवस, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पर। इनके अलावा 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, 2-3 दिन हो गया, बीत गया अभी। 1 दिसंबर को एड्स दिवस और 4 दिसंबर को नेवी दिवस। इसके अलावा चंगेज खां का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। इल्तुतमिश कौन थे? आप सभी जानते हैं, इलवारी ममलूक या गुलाम वंश के तीसरे शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और रजिया का पिता था। ठीक है। चंगेज खान ने 1920 में, है ना, जलालुद्दीन का पीछा करते करते सिंध पर आक्रमण किया था, तो उस समय सल्तनत पे कौन थे? इल्तुतमिश। इसके अलावा चंगेज खान मंगोल शासक थे। दिल्ली सल्तनत के सभी शासक या तो अफगानी हुआ करते थे या तो तुर्क हुआ करते थे। तैमूर का वंशज था बाबर, लेकिन बाबर में थोड़ा सा स्टार आप देख रहे हैं, क्योंकि ये पिता के तरफ से अलग थे और माता के तरफ से अलग थे। इसके अलावा तैमूरलंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय सल्तनत पे तुगलक वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन था। अरब पर आक्रमण जो है 712 ईस्वी में पहला अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था, और उस समय सिंध का शासक राजा दाहिर था। यहाँ पे समय सिंध का राजा दाहिर, यहाँ सिंध लिखिएगा, ठीक है, यहाँ सिंध लिखिएगा, सिंध का शासक राजा दाहिर था। इसके अलावा भारतीय संसदीय प्रणाली में शून्यकाल की अवधारणा कब पेश किया गया? शून्यकाल की अवधारणा 1962 में हुआ। शून्यकाल किसे कहते हैं? कि प्रश्नकाल और अगले कार्यवाही के जो बीच का टाइम गैप होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। संसद में कितने प्रकार के आप प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 4 प्रकार के। कौन कौन से? तारांकित, अतारांकित, है ना। तो तारांकित प्रश्न कैसे प्रश्न को कहते हैं? तो जिसकी आंसर मौखिक रूप से डिमांड हो, है ना। एक संसद को एक दिन में कितने तारांकित प्रश्न पूछने जाने की जो है छूट है? तो मात्र ओवरऑल 1 ठीक है। और इसकी जवाब कैसा होता है? मौखिक होता है। एगो अतारांकित होता है, इसका जवाब कैसा होता है? लिखित डिमांड किया जाता है। एक अल्प सूचना प्रश्न होता है, ये जो है जो जनहित महत्व के चीज हो या फिर बहुत जरूरी हो तो ऐसे प्रश्न को उठाए जाते हैं अल्प सूचना प्रश्न। इसका आंसर भी मौखिक होता है, लेकिन इसमें स्टार लगा है। इसमें क्या लगा है? तो इसमें टाइम गैप दिया जाता है, एक मोहलत दिया जाता है, एक टाइम दिया जाता है। इसके अलावा सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाला एगो प्रश्न होता है, जब कोई विधेयक की बात हो तब ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। भारतीय संसद में जो कौन कौन शामिल है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब भी पूछेगा तो तीनों का नाम बताइएगा, है ना। वैसे सदन हमारे पास 2 ही है ना, लेकिन राष्ट्रपति को भी अभिन्न अंग माना जाता है संसद का। ठीक है, ये भी सिस्टम है ना भाई, कि दोनों सदन में पारित हो गया, फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर के बाद ही कोई कानून बनता है, तो इसीलिए जो है तीनों को अभिन्न अंग माना जाता है। इनके अलावा राज्यसभा को अपर सदन तथा लोकसभा को
को निम्न सदन कहा जाता है। इनके अलावा रेशम का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो चीन में। भारत ने सिल्क मार्ग की खोज कौन की? कनिष्क। कनिष्क के समय 4 गो बौद्ध संगति में जो है चौथा हुआ था, कहां पे? कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक थे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजल कफडीसेस थे। ठीक है भाई। भारत में रेशम उत्पादन में जो सर्वोच्च स्थान है राज्यों में, ये कर्नाटक का है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है, झारखंड, तमिलनाडु, असम इत्यादि राज्य में भी जो है रेशम का पैदावार किया जाता है। भारत रेशम के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। रेशम के पालन को हम कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम के उत्पादन की जो कीट होती है या कैटरपिलर होती है, जिसके कीड़े की मदद से रेशम की खेती होती है, उत्पादन होती है, तो उसे क्या कहते हैं? बोम्बिक्स मोरी कहा जाता है। इसे DVI करके रखेंगे। अभी देखिए मैंने आपको जूट के बारे में बताया है। एक तो इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है, एक ब्राउन पेपर कहा जाता है, ये जूट को कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो उसी प्रकार से जो रेशम के कीड़े होते हैं उसे बोम्बिक्स मोरी भी कहा जाता है। इसके कई सारे प्रोसेस होते हैं। इसके अलावा भारत में कई प्रकार के रेशम उत्पादित किए जाते हैं। एरी, मूंगा, टसर, सहतूती। ठीक है। और सहतूत के पत्ता रेशम की खेती के लिए उपयोगी होती है। क्रैंकिंग द कोड में जर्नी टू बॉलीवुड किसकी रचना है? तो ये आयुष्मान खुराना की, ये वाला गीत नहीं है कि पानी दा वाला, तो ये आयुष्मान खुराना की किताब है क्रैंकिंग द कोड। इसके अलावा द 7 सीन्स ऑफ बीइंग मदर के लेखिका उन्हीं का पत्नी ताहिरा कश्यप है। इनके अलावा अनफिनिश्ड के लेखक प्रियंका चोपड़ा है, जोनास की पत्नी है अब। इसके अलावा बिकमिंग लेखिका मिशेल ओबामा है, ये आपका बराक ओबामा साहब की पत्नी है। आज मैंने सभी जो इंपॉर्टेंट लेडीज किताब लिखी है उन्हीं को दिखाऊंगा यहाँ पे। यामा के लेखिका महादेवी वर्मा है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की पुस्तक है। फास्टिंग फिस्टिंग की लेखिका अनीता देसाई है। प्लेइंग टू विन ये लेखिका है जी सैना नेहवाल। कौन है भैया? सैना नेहवाल, प्लेइंग टू विन, है ना। और एक है आपका प्लेइंग इट माई बे। प्लेइंग इट माई बे जो है ये है आपका जो है किसका? इट माई वे, ये है मैं सचिन तेंदुलकर साहब का। ठीक है। और प्लेइंग टू विन है सैना नेहवाल का। एस अगेंस्ट ओड्स ये है जी सानिया मिर्जा की किताब। तो ये कुछ लेडीज है ना जिनकी किताब। इनके अलावा कुशल दास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार प्ले करते हैं कुशल दास साहब। पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, इसके अलावा विलायत खान, बंदे हसन, है ना, अरविंद पारेख साहब, ये सभी के सभी सितार प्ले करते थे। पंडित रविशंकर साहब ही भारत के लिए पहली बार ग्रैमी अवार्ड जीते 1968 में, और सबसे अधिक 5 ग्रैमी अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड अब तक इन्हीं के नाम है। इनके अलावा 1999 में पंडित रविशंकर साहब को भारत रत्न दिया गया था, जो सेकेंड पर्सन बने म्यूजिशियन जिसे भारत रत्न दिया गया। पहले एम सुब्बालक्ष्मी मैडम है, 1998 में दिया गया था उन्हें कर्नाटक संगीत के लिए। इनके अलावा तन्वी शाह वो प्रथम महिला है जिन्हें जो है भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड है, और आपका ग्रैमी अवार्ड जीतने की भी रिकॉर्ड इनके नाम है। इनके अलावा अन्नपूर्णा देवी का संबंध सुरबहार से है। वो भारतीय महिला जो ग्रैमी अवार्ड पहली बार जीती, तन्वी शाह, थोड़ा सा उल्टा हो गया था, है ना। अन्नपूर्णा देवी का संबंध सुरबहार से है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। बिस्मिल्लाह खां को 4 अवार्ड मिले हैं, बिहार के हैं, ये ज्यादा पूछे जाते हैं बिहार के एग्जाम में। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, सुखविंदर सिंह, फैयाज खान, विजय घाटे, लच्छू महाराज का संबंध तबला से है। TH विनायक घाटम प्ले करते हैं, तोथाराम पखावज प्ले करते हैं। इनके अलावा जो अगला प्रश्न है, भारत पहली बार ICC मेंस वर्ल्ड कप ODI क्रिकेट की मेजबानी कब किया था? देखिए भारत 1 बार 2 बार 3 बार नहीं 4 बार मेजबानी कर चुके मेरे भाई। 1987 में पहली बार मेजबानी किए थे भारत ODI क्रिकेट की। इसके अलावा 1987 में किए, 96 में किए, 2011 में किए, 2023 में किए। लेकिन फर्क क्या है 2023 वाला कुछ खास क्या है? खास इसलिए है कि 2023 में पूर्ण रूपेण मेजबानी किए, तो ये बात आपको ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड कप का फैक्ट मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं रखा है कि पता नहीं मैंने कितने बार आपको बता रखा है, ये डिस्कस कर देता हूँ। वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुआ पुरुष वाला, महिला वाला 1973 में। T20 फॉर्मेट पुरुष वाला हुआ था 2007 में, और महिला वाला T20 फॉर्मेट हुआ था 2009 में। ठीक है ना। भारत अब तक जो है T20 वर्ल्ड कप का शुरुआती संस्करण 1 बार जीता है। ODI वर्ल्ड कप 1983 में 1 बार कपिल देव साहब के कप्तानी में, 1 बार 2011 में माही साहब की कप्तानी में। तो है ना, ये आपकी जीत वाली बात हो गई। इसके अलावा सबसे अधिक बार 6 बार जो है आपका कौन जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया जीते हैं। इसके अलावा जो आपका जो वर्ल्ड कप है लगातार 2 कप कौन जीते, यानी पहला अगर आपसे पूछेगा तो लगातार 2 गो जो है 1979 और 1975 वाला वेस्ट इंडीज। इसके अलावा जो आपका
और क्या है भाई, वर्ल्ड कप के रिलेशन में और क्या बता सकते हैं आपको, अभी वाला लेटेस्ट वाला समझते हैं आप। हाँ, लेटेस्ट वाला जो है गोल्डन बैट विराट को मिला है, बिरटू को मिला है, सबसे अधिक रन बनाए थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे 2023 के अंदर वर्ल्ड कप में। ठीक है भाई, ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो ओडीआई क्रिकेट में पहला शतक आया था इंडिया का, ये कपिल देव साहब के द्वारा। इसके अलावा जो टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक आया इंडिया के लिए लाला अमरनाथ के द्वारा। जो T20 में पहला शतक आया इंडिया के लिए सुरेश रैना के द्वारा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक्टियोमीटर से क्या मापते हैं, सूर्य की तीव्रता मापते हैं। क्या मापते हैं, सूर्य की तीव्रता मापते हैं। पेलिंटियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, जीवाश्म का अध्ययन होता है, ये ध्यान रखेंगे। पैरोमीटर से उच्च टेम्परेचर मापते हैं। बेंचुरीमीटर से तरल पदार्थ के प्रवाह दर को मापते हैं। एनीमोमीटर से पवन की चाल मापते हैं। इस वीडियो के लास्ट में आप साइंस के प्रश्न देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं। दांचीगम नेशनल पार्क का प्रमुख आकर्षण क्या है, हंगल। दांचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क जो है इंडिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका प्रमुख आकर्षण क्या होता है, स्नो लियोपर्ड्स, हिम तेंदुआ। इनके अलावा असम में स्थित काजीरंगा का प्रमुख आकर्षण क्या है, गेंडा, एक सिंगी गेंडा। गुजरात में स्थित गिर नेशनल पार्क का प्रमुख आकर्षण क्या है, एशियाई शेर। सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल का प्रमुख आकर्षण रॉयल बंगाल टाइगर। बिहार में जो है एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि जो है आपका पश्चिमी चंपारण जिला में है। संविधान का 126वां संशोधन विधेयक बिल किससे संबंधित है। देखिए, बिल एगो अलग चीज होता है, संविधान संशोधन एगो अलग चीज होता है मेरे भाई। 126वां ये अनुसूचित जाति और जनजाति या फिर एंग्लो इंडियन, इनसे संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन की जो आपका मतलब रिजर्व सीट होता था लोकसभा और विधानसभा में, उसको हटा दिया गया और SC ST के जो आरक्षण है उनको 10 साल के लिए बढ़ाए गए, है ना। तो इसके अलावा संविधान का 101वां संशोधन GST से संबंधित है। अगर 100 GST का विधेयक पूछेगा तो 122वां होगा, ध्यान रखेंगे। 112वां संविधान संशोधन OBC संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन EWS से संबंधित है। इसके अलावा क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है, तो जगरेब है ना। क्रोएशिया की मुद्रा कूना था, क्योंकि अब जो है यूरो हो गया है। ये अंतिम देश है जो आपका यूरो में ऐड हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। क्रोएशिया यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश बना है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरस्बी। इसके अलावा फिजी की राजधानी सुबा, मुद्रा क्या है, डॉलर। रोमानिया की मुद्रा बुखारेस्ट और मुद्रा लियू, है ना। रोमानिया की लियू मुद्रा है, एगो बुडापेस्ट है, ये बुखारेस्ट है। इसके अलावा टोंगा की राजधानी नुको अल्फा जो है अलाफा, नुको अलाफा ये राजधानी है, मुद्रा पंगा है। पंगा मत लेना, मतलब मुद्रा मत लेना। सूडान की राजधानी खार्तूम, जबकि दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है, तो पंपास वेल्ड स्टेपी कंपोज ब्राजील का जो है उष्णकटिबंधीय घास मैदान है, ये शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है। सवाना पूर्वी अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास मैदान है तथा लानोज ब्राजील का उष्णकटिबंधीय घास मैदान है। देखो, शीतोष्ण मतलब ठंडा से समझ लीजिएगा, उष्ण मतलब गर्म से समझिएगा, ठीक है। पंपास अर्जेंटीना का शीतोष्ण घास मैदान है। डॉन्स ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण है। स्टेपी मध्य एशिया का शीतोष्ण है। ये सब घास के मैदान भी आपके एग्जाम में आते हैं। अगला है, क्या होता है जब, अब यहां से आप साइंस के प्रश्न देखेंगे जो आपके क्वांटिटी में 10 रहेंगे, ठीक है मेरे भाई। क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को 80 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। आपको क्वेश्चन याद होगा, पूछा जाता है डायरेक्ट कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर किसका निर्माण होता है। यानी खाने वाले सोडा को अगर आप 80 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो धोवन सोडा का निर्माण होगा। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और जल का भी निष्कासन होता है। आपके सामने ये समीकरण दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने वाला सोडा है, जिसे जैसे हम इस पे हीट प्रवाहित करते हैं 80 डिग्री या से अधिक, तो आपका जो है सोडियम कार्बोनेट H2O और CO2 का जो है प्राप्ति होता है। इसके अलावा खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि ये जो H बीच में है ना, इसी के नाम पे आप कह सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इनका दो नाम है, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा खाने वाला सोडा का उपयोग कहाँ होता है, खाद्य पदार्थ में होता है, मिठाई वगैरह बनाने में देखते हैं, जिलेबी सब में डालते हैं। इसके अलावा अम्लता दूर करने, जब पेट में अम्ल ज्यादा हो जाता है तो उनको दूर करने में भी इसके इस्तेमाल होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी इस्तेमाल होता है, MgOH का, चूना वाला दवाई देखे होंगे जिसको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा सोडियम एक क्षारीय धातु है ना, ये अत्यधिक क्रियाशील होती है इसीलिए, और मुलायम भी होती है, इसीलिए इसे जो है किरोसिन में डुबा के रखा जाता है।
चांदी के कलर का होता है। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 10H2O होता है। जब शुष्क बुझे हुए चूना पर, चूना मतलब लाइम भैया, लाइम है ना, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाह करेंगे ना तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। इसे रसायन की भाषा में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, CaOCl2 कहते हैं। जिप्सम के निर्जलीकरण से जो है आपका पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। यहाँ Ca कर लीजिएगा, ठीक है। जिप्सम के प्लास्टर, हाँ यहाँ Ca कर लीजिएगा, ठीक है भैया, ये Ca होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है अगला यहाँ पे आप सूत्र देख रहे हैं, हेमीहाइड्रेट मतलब निर्जलीकरण से जो है ये आंशिक जल हो जाता है, जल सूख जाता है, तो इस प्रकार से ये सूत्र बनती है। इसका निर्माण, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो बात करेंगे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो जैसा कि सबसे कॉमन है, आप डॉक्टर वगैरह को देखते हैं प्लास्टर करता है, मूर्ति के सांचा वगैरह, बिल्डिंग मटेरियल वगैरह में, या फिर कोई चीज़ के आकार वगैरह देना हो, क्योंकि जल में जाते ही कठोर हो जाता है ना। तो ये आपका सूत्र सिर्फ यहाँ पे करेक्शन करना है, यहाँ कॉपर लिखना है, कैल्शियम लिखना है, माफ़ कीजिएगा, कॉपर की जगह कैल्शियम लिखिएगा, ठीक है। एक आध तो गलत टैप कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सुधार कर देंगे भाई, और जब मैं PDF दूंगा तो सुधार करके दूंगा। वह ठोस जो उच्च ताप पर विद्युत का सुचालक तथा निम्न ताप पर विकुचालक हो जाता है। सीधे सीधे आपसे बात कर रहा है अर्धचालक सेमीकंडक्टर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 रिलेशन आपको पढ़ाया जाता है और आप पढ़े भी होंगे, है ना, कि भाई चालकता में जब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कंडक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहते हो जी घटता है ना, ये घटता है जी, है ना। अगर किसी चालक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी चालकता वाली प्रॉपर्टीज, गुण जो है लो होगा, घटेगा, है ना। वैसा नहीं कि माचिस बार दे तो पूरा ही घट जाएगा, है ना, तो वो अपने रेशियो में घटेगा लेकिन घटता है, ठीक है मेरे भाई। उसी प्रकार से जो अर्धचालक होता है, ये क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से, है ना, इसकी चालकता गुण भी बढ़ती है ना। टेम्परेचर बढ़ने से और एक निश्चित बिंदु पर ये चालक जैसे काम करेगा, और टेम्परेचर जब घटेगा और घटते घटते जब परम शून्य ताप को प्राप्त करेगा तो उस समय क्या होता है, ये बैड कंडक्टर की तरह ट्रीट करता है। इसीलिए इसमें जो है चालक और अचालक दोनों की गुण होती है, इसीलिए इसे सेमी कंडक्टर कहा जाता है। सेमी मतलब हाफ से होता है, आधा अधूरा, आंशिक, पार्शियली से होता है, ठीक है मेरे भाई, समझ गए। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अर्धचालक में तापमान बढ़ने से चालकता बढ़ती है तथा तापमान घटने से चालकता घटती है, यानी अर्धचालक टेम्परेचर के सीधा समानुपाती में बढ़ता है, सेम रेंज में, तथा जब परम शून्य ताप पर जाता है तो यह बैड कंडक्टर की तरह ट्रीट करता है। आप सोलर लाइट वगैरह में देखे होंगे कि दिन भर चार्ज होता है और रात को जलता है, ठीक है मेरे भाई। टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर का काम करेगा, जब दिन में टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर जैसा काम करता है, तो जो प्लेटवा होता है, बैटरी, सोलर सेल, वो चार्ज होता है और रात में जलता है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा किसी चालक पदार्थ की चालकता तापमान के घटने से घटती है, घटने से बढ़ती है और बढ़ने से घटती है, उल्टा होता है, मैंने अभी बता दिया। इसके अलावा चालक की चालकता बढ़ने से प्रतिरोध घटती है। सिंपल सी बात है, प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसी प्रकार से मैंने कहा था कि भाई घनत्व और आयतन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। घनत्व और आयतन ये भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जिसका घनत्व जितना ज्यादा रहेगा उसका आयतन उतनी कम होगी। आयतन बढ़ेगा घनत्व घटेगा, घनत्व बढ़ेगा आयतन घटेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक चीज है जिसको पेयर में पढ़िए तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। चालकता और प्रतिरोधकता एक दूसरे के उल्टा, घनत्व और आयतन उल्टा, चालकता में टेम्परेचर का उल्टा प्रभाव पड़ता है, अर्धचालक में जो है टेम्परेचर का सीधा प्रभाव पड़ता है। ये सब आपको काम आएगा। अब ये ग्राफ इसलिए रखा हूं चूंकि मैं पीरियोडिक टेबल में A to Z जानकारी आपको दे चुका हूं। जितना जानकारी पीरियोडिक टेबल में दिया हूं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है। हाँ, एक चीज और याद दिला दूं, 1869 में मेंडलीव की आवर्त सारणी प्रकाशित हुई थी। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है ये जो सुगा पंखी का कलर है ना, यही आपका 7 आपके पीरियोडिक टेबल में होते हैं अर्धचालक, तो इसे ध्यान रखेंगे, सिलिकम, जर्मेनियम, पोलेनियम वगैरह। इसके अलावा तापमान के वृद्धि के साथ किसी पदार्थ का घनत्व घटता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। घनत्व घटता है जैसे टेम्परेचर में बढ़ोतरी होता है। इसके अलावा भी एक प्रश्न आपने और सुना होगा कि समुद्री जल में आप आसानी से तैर सकते हो, क्यों? अगर लहर कम रहे तब। अगर लहरें इतना ज़्यादा है ना, ज्वार आया हुआ है, आप तैरने जाओगे, मैं मतलब विज्ञान को विज्ञान तरह समझिए, है ना। तो जो है क्यों? क्योंकि भाई इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होता है
है ना, इसलिए। इसके अलावा निम्न पदार्थों में उपयोगों के बीच तो जो घनत्व पे प्रभाव डालता है, ये नहीं कि नमक की मात्रा ज़्यादा है तो घनत्व प्रभाव मतलब उसी कारण आप तैर पाते हो, वो घनत्व से रिलेट है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा कोई चीज़ डूबता क्यों है, क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा होता है जल के घनत्व के अपेक्षा, इसीलिए डूब जाता है, ठीक है मेरे भाई। विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, असंसंजक बल। इसी कारण जो है आपने, है ना, भीगा हुआ लोटा नीचे रखोगे उठाओगे तो चिपका हुआ प्रतीत होगा, तो ये असंसंजक बल है, क्योंकि पृथ्वी काम कर रहा है एक अलग चीज है और लोटा एक अलग चीज है, ठीक है। लेकिन जब यही चीज एक ही पदार्थों के अणुओं के मध्य इंटरनली तरीके से लगने लगता है तो इसे ससंजक बल कहा जाता है। बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में बल का जो आपका मात्रक होता है डाइन होता है। इसके अलावा न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, समीकरण प्राप्त होता है, आपके सामने है F बराबर, है ना, m गुने ए, द्रव्यमान गुने त्वरण F। इसके अलावा कोरियोलिस बल के कारण पवन जो है उल्टा आपको प्रतीत होता होगा, आपको लगता होगा कि ये गलत लिखा है, लेकिन नहीं, ये कोरियोलिस बल यहाँ पे काम करता है। इसके कारण क्या होता है, पवन जो है दक्षिणी गोलार्ध में यानी दाई तरफ जो है बाई, है ना, तथा बाई तरफ यानी उत्तरी गोलार्ध में दाई तरफ विक्षोभित होता है, उल्टा होता है। वैसे आपने क्लॉक वाइज सुना होगा तो इस प्रकार से आप चलते हैं, है ना, इस प्रकार चलते हैं, लेकिन ये उल्टा हो जाता है यहाँ पे कोरियोलिस बल के कारण कि भाई साउथ साइड जो है ना, देखिए यहाँ पे पवन दक्षिणी गोलार्ध में बाई तरफ उल्टा हो जाता है ना, और उत्तरी गोलार्ध में दाई तरफ। ये कौन से बल काम करता है, इस पे कोरियोलिस बल। अच्छा, ये वृत्त बन गया है तो एक चीज और, अगर इस तरफ बल लगता है तो इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और बाहर की तरफ लगते हैं तो अपकेंद्रीय बल कहते हैं, है ना, कोई भी ना सर्कलाकार आकृति के अंदर बात करें तो। इसके अलावा कार्य तथा ऊर्जा की विमा क्या होती है, ml² t इनवर्स 2, t के पावर -2 है, इनवर्स है। इसके अलावा कार्य तथा ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। इसके अलावा आवेग, आवेग किसे कहते हैं, संवेग में परिवर्तन के दर को आवेग कहते हैं, और संवेग कहते हैं मास गुने वेलोसिटी को। और 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी आप याद जरूर रखना, अगली बार इस पे न्यूमेरिकल बता दूंगा तो आपको याद रहेगा, क्योंकि भाई ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस फिक्स होते हैं साइंस में भी जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो mv हो गया, है ना, तो इसका जो बीमा है ना, आवेग हो चाहे संवेग, बीमा सेम है दोनों का, ml t इनवर्स 1 है, इनवर्स के ये खाली -1 है। तो इसके अलावा जड़त्वाघर्षण की बीमा क्या होता है, ml² t के पावर 0। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब आपतन का कोण क्रांतिक के कोण से अधिक हो जाता है, जनरली 90 से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश की किरण परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस आने लगता है, और इस घटना को टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। और इसके कारण दृष्टि भ्रम उत्पन्न होता है। जैसे आप बैक से जाएंगे अलकतरा वाले रोड पे जो डामर से बना होते हैं, तो दूर से आपको दिखेगा कि आगे रोड भीगा हुआ है, लेकिन वहां पहुंचने पे रोड भीगा हुआ नहीं होता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रभाव है। इसके कारण, है ना, हीरा चमकता है, फूटा हुआ कांच चमकता है, मृग मरीचिका का घटना हेलुसिनेशन, है ना, दृष्टि भ्रम जिसे कहते हैं। एंडोस्कोपी में भी इसका यूज होता है, शल्य चिकित्सा ऑपरेशन वगैरह में शरीर के अंदर झांकने के लिए। इसके अलावा संचार व्यवस्था में, है ना, अभी ऑप्टिकल फाइबर से स्पष्ट है कि ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार का केबल होता है जो आपका टेलीकॉम सेक्टर में यूज होता है। इसके अलावा वाईफाई अगर कोई बच्चा लगाया होगा तो इसी प्रकार का जो है वायर आपको देखने को मिला होगा। इसके अलावा आकाश में तारे जो है किस कारण टिमटिमाते हैं, तो आप कहोगे ना अपवर्तन के कारण। इसके अलावा सूर्यास्त से पहले तथा सूर्योदय के बाद आकाश लाल क्यों दिखता है, तो ये भी प्रकीर्णन के कारण है, ये प्रकीर्णन के कारण है। आकाश का नीला दिखना ये भी प्रकीर्णन के कारण है। जल में पड़ी हुई मछली, सिक्का, कोई भी रॉड थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है, अपवर्तन के कारण। प्रतिध्वनि को हम सुनते हैं, परावर्तन के कारण। आला स्टेथोस्कोप काम करता है, परावर्तन के कारण। सोनार काम करता है, परावर्तन के कारण। ये सब ध्यान रखेंगे। विटामिन B5 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, मांसपेशियों में अकड़न और दर्द होती है, और भी बीमारी होती है, लेकिन ये इसमें से मेजर है, ठीक है। जो मेजर बीमारी है वही आपकी एग्जाम किताब वाला बताता है, बाद बाकी नहीं बताता है। तो आप कल होकर अगर एग्जामिनर आपसे प्यार करे, छोटा सा क्वेश्चन पूछे, तो आप क्या बिना जवाब दिए आओगे, तो बिल्कुल नहीं आओगे मेरे भाई। इसके अलावा विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। यहाँ पे नया लिखा गया है, निया लिखेगा, निया,
है ना, नियासिन। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B6 को पैरोडॉक्सिन, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड, विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। किसमें बात हो रही भाई, विटामिन B12 में बात हो रही है कि साइनोकोबाल्ट पाया जाता है, धातु है कोबाल्ट। इसके अलावा विटामिन A को रेटिनॉल कहते हैं, आंख की बीमारी होती है, ग्लूकोमा, ट्रिकोमा, मोतियाबिंद, रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, है ना। और विटामिन A किस में मिलेगा आपको, तो गाजर इस सब में मिलेगा भैया, और गोल्डन राइस भी विटामिन A का अच्छा स्रोत है। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, सिट्रस फल इसके अच्छे स्रोत होते हैं, त्वचा और स्कर्वी रोग होती है। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, हड्डी की सभी रोग होती है इसकी कमी से, सस्ता और टिकाऊ आपका सूरज का प्रकाश है। विटामिन E को टेकोफेरॉल कहते हैं, इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन K की कमी से रक्त के थक्का नहीं जमते। विटामिन B और C जल में घुलनशील है, इसका मतलब जो रेस्ट विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, नोल और रुस्का ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में जो प्रतिबिंब है वो छोटे छोटे वस्तु के भी अच्छे प्रतिबिंब बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन की सहायता से, क्योंकि इसमें आवर्धन अधिक होता है ना। इनके अलावा इस समय दुनिया की सबसे विस्तृत दूरबीन कौन सी है, तो जेम्स वेब कौन स्थापित किए हैं, तो नासा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आतिशबाजी में जो है आपका पीला रंग सोडियम के कारण, स्ट्रांसियम के कारण जो है स्ट्रांसियम सल्फेट के कारण लाल रंग, सोडियम लवण के कारण सुनहरा पीला, कॉपर लवण के कारण नीला रंग, बेरियम क्लोराइड के कारण जो है हरा रंग। इनके अलावा लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो D बराबर यानी डायोप्टर बराबर 1/f मीटर होता है, हमेशा मीटर में होता है, और आपका फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में F बराबर R/2 संबंध है। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र आपके सामने हैं। इनके अलावा ओम का नियम बराबर V बराबर IR होता है, और एक अशुशक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। तो दोस्तों जिन भाई बंधुओं को PDF संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।